बमों की आग और धुआं रह रहकर गाजा के शहरों के सन्नाटे को चीरते रहा है। हर तरफ से चित्कार उठ रही है। दिन रात सुबह शाम रह रहकर गाजा पर बम गिर रही है। तबाही का ऐसा मंजर दुनिया ने हाल के सालों में शायद ही देखा हो। जंग के 22वें दिन ये तबाही और गहरी हो गई है और विभत्स हो गई है। गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 250 आतंकी ठिकानों पर 24 घंटे में प्रहार करने का इजराइल का दावा है और इसके साथ ही 5 आतंकी कमांडर्स को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने हमास के नेवी कमांडर को मार गिराया है। गाजा ब्रिगेड के नेवी कमांडर रताब अबू ढेर हो गया। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को अबू ने ही इजराइल में घुसपैठ की साजिश रची थी। वहीं हमास के हवाई हमले का प्रमुख एजम अबू रफा भी इजराइल के हमले में मारा गया। इस बीच गाजा में हमास के 150 अंडरग्राउंड ठिकाने को भी आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। जंग नए इलाकों की तरफ फैल रही है। ये खान यूनुस की तस्वीरें हैं जो साउथ गाजा में है। अब ये इलाका भी इजराइल के बमों के दायरे में है। देखिए कैसे इजरायली विमानों के बम गिराते ही खान यूनुस में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गाजा की तबाही का आलम देखिए। यहाँ की 40% इमारतें जमदोज हो चुकी हैं। हर तरफ गिरी इमारतों का मलबा है। पानी, बिजली, नेट सब कुछ कट चुका है और इन तबाह इमारतों के बीच लोग जान की गुहार लगा रहे हैं। मैं गाजा बॉर्डर से लगते हुए उस क्षेत्र में गई। लगभग आप समझ लीजिए कि 10 कदम की दूरी पर गाजा बॉर्डर से मैंने उस हकीकत को देखा, किस तरीके से गांव के गांव तबाह कर दिए हमास के आतंकियों ने और किस तरीके से अब इजराइल की जो मिलिट्री है वो पलटवार कर रही है। गाजा का 8 अक्टूबर के पहले की और कल की तस्वीरें देखिए। इनसे पता चलता है कि किस तरह गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। गाजा के ही बीर अल नाजा शहर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी इजराइल ने तबाही मचा दी है। ज्यादातर इमारतें गिर चुकी हैं। गाजा को अब पहले जैसी हालत में लाना नामुमकिन है। अस्पताल, सड़कें, इमारतें तबाह हो चुकी हैं। भयंकर तबाही के बाद पुनः निर्माण के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है। गाजा में पीने का पानी तक मयसर नहीं है। लोग लाइनों में लगे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। देखिए कल कैसे गाजा पर बम बरस रहे थे। बम गिरते हैं और फिर दूर तक धुआं उठता है। आसमान में कुछ चीजें उछलती हैं। इसके बाद मच जाती है चीख पुकार। लोग घायल बच्चों को लेकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। बम गिरते हैं, इमारतें जमीन पर भरभरा कर गिरती हैं और इसके बाद लोग मलबे में अपने लोगों की तलाश में जुट जाते हैं। राहत कर्मी लोगों से दूर जाने को कहते हैं। ये तबाही कलेजा मुंह को लाती है। सवाल ये है कि ये तबाही कब और कैसे रुकेगी। तेल अवीव से राजेश पवार और शिव अरोड़ के साथ श्वेता सिंह, आज तक। सबसे पहले जरा इनको इस तरीके से आज, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज तो यही कि आज जो यूएन में गाजा प्रस्ताव रखा गया उसमें कौन किसके साथ था, कौन अनुपस्थित रहा, किसने साथ वोट किया। एके सिवाज जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पता चल रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है और युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? भारत का वहां पर अनुपस्थित रहना क्या दिखाता है? देखो अर्पिता, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने शुरू से ये बताया है कि भारत टेररिज्म के अगेंस्ट है और जो 7 अक्टूबर को जो हुआ है वो हमास ने एक जेनोसाइड, एक टेररिस्ट एक्शन किया था। क्योंकि जो ये अगर आप इसमें देखें, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो रही है, एक कॉरिडोर की ट्रूस की बात हो रही है, उसके अंदर हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया गया और भारत इसके विरुद्ध खड़ा है कि भारत कह रहा है कि अगर आप मेन पॉइंट को नहीं कवर करेंगे तो फिर बाकी जो कार्रवाई है, हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के साथ हैं, हम कॉरिडोर के साथ हैं, पैलेस्टाइन कॉज के साथ हैं, मगर हमास को नकारना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ,
ये हुआ किसके कारण हुआ है? ये सब हमास ने किया। अगर हमास 7 अक्टूबर को ये जेनोसाइड नहीं करता, ये टेररिस्ट एक्शन नहीं करता इजराइल में, तो ये नौबत आती ही नहीं। तो ये सच्चाई है कि हम ये चाहते हैं कि वहां पर एक कॉरिडोर बने, ट्रूस हो, शांति हो, अमन आए और लोगों को खाना पीना बने। पैलेस्टाइन लोग जो बहुत परेशान हैं, मगर इसका कॉज है हमास, और हमास ने जो हमला किया 7 अक्टूबर को, उसके बाद और अभी भी हमास पैलेस्टाइन को जो लोग हैं उनको ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, उनको अपने हिसाब से कर रहा है। अल शिफा जो हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसके नीचे जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर आज भी हमास का वहां पर है। और यानी वो सीधी सी बात यह है कि अगर हमास को इतनी चिंता होती तो वो क्यों इतने लोगों की सहारा लेता, क्यों अस्पताल के नीचे वो अपने अड्डे बनाता? ये भी कई तरीके के सवाल है जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जरा ग्राउंड पर लिए चलते हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर है, इजराइल में है वो। श्वेता, किस तरीके की स्थितियां वहां पर दिख रही हैं? देखिए, दक्षिण इसराइल का भी हिस्सा हम देखते हुए आए हैं। इसराइल की तरफ से आक्रमण बहुत भीषण कर दिए गए हैं, लेकिन अर्पिता, इस चीज को भी समझना होगा कि पूरी दुनिया युद्ध विराम की बात तो करती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि किस तरीके से उन बंधकों को अभी भी रखा गया है वहां पर। हमास ने अपने ठिकानों पर उन बंधकों को अभी भी छुपा कर रखा है, जिनमें 85 साल से ऊपर और 9 महीने तक के छोटे बच्चे, नवजात बच्चे उनके पास है। और अर्पिता, सबसे बड़ी बात जो ये समझने की जरूरत है, वो ऐसा नहीं है कि इजराइल के रिहायशी इलाकों पर आक्रमण नहीं किया जा रहा है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर, अपार्टमेंट्स पर हमला किया जा रहा है। वो इनके पास एक सुरक्षा कवच है जिस कारण कोई हताहत नहीं होता है। लेकिन कल देखिए, सेंट्रल टेल-अवीव में आकर एक जो रॉकेट है वो गिर गया, और वो कहां गिरा? वो एक अपार्टमेंट पर गिरा। कि सैन्य ठिकाने से लड़ाई नहीं कर रहे हैं ये। इनका भी जो निशाना है वो पूरी तरीके से आम नागरिक ही है। और अब आतंकी संगठन आप हैं तो आपको स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो मुझे लगता है एक बहुत गलत नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की जा रही है। और इजराइल का गुस्सा ऐसे में सामान्य है। कोई मजहबी लड़ाई नहीं है यहाँ, आतंक के खिलाफ एक लड़ाई है। कोई देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है, एक संगठन के खिलाफ लड़ाई है। पर उसे अगर मोड़ देकर इस तरीके से दिखाया जाएगा तो नागरिक, चाहे वो गाजा की तरफ मारे जाए या नागरिक इजराइल की तरफ निशाना बनाया जाए और मारे जाए, उन सब की जिंदगी उतनी ही अहम है। आखिर क्यों लोगों को अपने घरों को छोड़कर इजराइल के बाकी हिस्सों में बसना पड़ा है जाकर, वो सारे लोग ये पूछ रहे हैं। और जो आम नागरिक यहाँ पर मिलते हैं अर्पिता, वो सीधे तौर पर कहते हैं हम तो चाहते हैं 24 घंटे के अंदर पूरा जो इसका निर्णय है वो निकल जाए। और वो बहुत खुश हैं कि उनके ग्राउंड फोर्सेस ने इन्वेजन किया है और वो घुसे हैं गाजा में और वहां से वापस नहीं लौटे हैं, अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल। और जिस तरीके के हालात वहां पर है, लेकिन श्वेता, आपने कहा कि बंदी जो बंधक हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए, लेकिन अब अलग अलग स्वर ये भी उठ रहे हैं, मांग ये भी उठ रहे हैं कि इजराइल की जेलों में भी तो इतने बंधक हैं, आप उनको भी तो रिहा कीजिए। देखिए, उन्हें अगवा नहीं किया गया था, सबसे बड़ी चीज है। कोई समानता नहीं कही जा सकती है इसमें। खासकर मुझे लगता है कोई ऐसा देश हमारे जैसा जो आतंक का भुक्तभोगी हो, वो इसमें एक पैरेलल नहीं ड्रॉ कर सकता है। जिस तरीके से इन लोगों को अगवा करके ले जाया गया, मुझे नहीं लगता है कि इजराइल की किसी जेल में 9 महीने का कोई नवजात गिरफ्तार करके रखा गया होगा। तो जिस तरीके से उन सबको यहाँ से ले जाया गया है, जो बर्बरता की वीडियो पहले दिन के आप याद कीजिए, जहां पर उस लड़की का एक तुड़ा मुड़ा शरीर एक वैन में लाद कर वो ले जा रहे हैं, क्या बर्बरता की है, किस तरीके से थूकते हुए उसे ले जा रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया कैसे भूल सकती है। दूसरी महिला, उस सैनिक को याद कीजिए जिसका हाथ पीछे बंधा हुआ है। वो तस्वीरें हम पूरी नहीं दिखा पाए टीवी पर। क्यों नहीं दिखा पाए, ये हर व्यक्ति को अपने मन में सोचना होगा कि बर्बरता का वो कौन सा पैमाना रहा होगा वहां। तो यहां पर तुलना नहीं हो सकती है। देखिए, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, युद्ध बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या वो बर्बरता सही है, क्या आतंक सही है, क्या आतंकवाद सही है, जो हमास की तरफ से किया गया क्या वो सही था। मुझे लगता है कि दुनिया को उस तुलना में उलझाकर जरूर बहकाया जा सकता है, लेकिन आज 200 से ज्यादा जो वो बंधक हैं, जो 80-85 साल से जी बच्चे हैं,
उनकी जवाबदेही अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो इसमें मानसिकता का बहुत बड़ा दोष हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ ओरेन बेंजामिन भी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं इजराइल के। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार वो प्रयास कर रहे होंगे, आपने तो सारी तस्वीरें देखी होंगी, सारे हालात से आप वाकिफ होंगे, किस तरह इजराइल जो है इसका गवाह रहा है आतंकवाद का, और वो तस्वीरें 7 अक्टूबर की आज भी जहन में आती हैं। वहां इजराइल के हिसाब से किस तरह आपको लगता है कि वहां भी, क्योंकि अब क्या है, जिस तरह से वॉर आगे बढ़ रहा है, 7 अक्टूबर में तो सबने हमास पर सवाल उठाए, लेकिन अब हमास ये दिखा रहा है कि देखिए हम पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। इजराइल के लिहाज से आप क्या कहेंगे, वहां कितना अत्याचार? देखिए, ये मसला कुछ 7 अक्टूबर का नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। हमास का जो आतंक है वो बहुत 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 सालों से चल रहा है, और ये पहली बार नहीं है कि जो हमास ने किया है। इस वक्त जो 7 अक्टूबर को जो हुआ, वो जेनोसाइड, जो जो तरह से उन्होंने जो घुस के परिवारों को जलाया, बच्चों को मारा है, वो आतंक किसी धर्म का नहीं है, ये आतंक आतंकियों का है। और इसराइल उसी आतंकियों के बारे में सोच के ये हमला कर रहा है। ठीक है, एक जल्दी जल्दी से रिएक्शन हम कैप्टन बंसल से भी ले लेते हैं, फिर दर्शन सिंह नागी आपके पास भी सर मैं आ रही हूँ। कैप्टन बंसल, जिस तरह अभी फिलहाल जिस सवाल के साथ मैंने मेजर जनरल सिवाच के साथ शुरू किया था, मैं उसी पर आपसे आगे समझना चाह रही हूँ कि अमेरिका को माने क्या ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आप विपक्ष में आप सिर्फ 14 वोट ही ला पाए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, यूके, ब्रिटेन, ये सब आपके साथ नहीं थे उस वक्त जब आप चाह रहे थे कि आपके साथ में। बड़ा झटका अमेरिका के लिए। बिल्कुल, अगर आप देखें 120 देशों ने युद्ध विराम का समर्थन किया, पर इसको हमें समझना चाहिए कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्र हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, और जो 7 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। पर साथ ही साथ जो अब हो रहा है उसमें हमास के साथ साथ कई निर्दोष निरपराध जो नागरिक हैं गाजा के, वो भी सफर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उनकी भी मौतें हो रही हैं, उनकी भी वो भी घायल हो रहे हैं, उनके बच्चे भी मौत के घाट पर। और इस वक्त जो है दुनिया ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो जाए, जिससे कि जो निरपराध लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, वो वहां से किसी सेफ जगह पर जा सके, या उनको जो सामग्री मुहैया करानी चाहिए जीवन यापन के लिए, पानी, खाद्य सामग्री, दवाएं, वो सब मुहैया कर सके। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने तो एब्स्टेन करने वाले देशों की बात की, पर मैं देख रहा था कि समर्थन करने वाले देशों में फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखना चाहें तो भारत ने एब्स्टेन किया है, पर भारत के अलावा ट्यूनीशिया, इराक, इथियोपिया, अल्बेनिया, ये ऐसे राष्ट्र हैं जहां एक सब्सटेंटिव काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम जनसंख्या है, और उन्होंने भी एब्स्टेन भारत के साथ किया है। पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अधिकांश विश्व जनमत इस वक्त ये चाह रहा है कि किसी तरह इस युद्ध में विराम हो, जिससे कि जो निरपराध जाने जा रही हैं वो न जाए। दर्शन सिंह नागी जी, आपको लगता है कि जो प्रयास युद्ध विराम की तरफ दुनिया को करना चाहिए, दुनिया के अलग अलग देशों को करना चाहिए, वो प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं? इन्हीं प्रयासों से युद्ध विराम की आगे संभावना दिखती है? देखिए, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी बाकी के लोग चाहें, जब तक अमेरिका कंट्रोल कर रहा है और जो क्या कहे बंदूक की जो ट्रिगर है वो इजराइल के हाथ में है, जब तक इजराइल खुद नहीं चाहेगा वो किसी की बात नहीं सुनेगा। जो हिजबुल्लाह ने इन्हें किया है वो एकदम गलत था। इनको पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। इजराइल हमेशा कहता है कि अगर आप मेरा एक आदमी मारोगे तो मैं आपके 10 मारूंगा, राइट? और अभी तक उन्हें कुछ 1500 लोग मारे हैं और 200-225 लोगों को किडनैप किया हुआ है। वो पूरा बदला लेके छोड़ेगा भी, पीछे हटने वाला नहीं है। तो फिलहाल आप ये कह रहे हैं ये पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक सर, आपकी आवाज रुक गई थी, बीच में किसी की आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं इसलिए रुक गया। सही करवा दीजिए प्लीज। हाँ सर बोलिए। बात यह है कि यूएन जो करना चाहे, जो कहना चाहे, जब तक इजराइल का पूरा अपना मकसद पूरा नहीं होगा वो रुकेगा नहीं।
वो किसी की बात नहीं सुनेगा। और उसे ये डेफिनेटली पता है कि अमेरिका एक तरफ यूएन में खड़ा होकर बोल देगा भाई हमें शांति चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन पीछे से उनको पूरा असला सप्लाई कर रहा है। उनको उनके 2 नेवल शिप वहां खड़े हैं, ब्रिटेन ने अपने नेवल शिप वहां भेज दिए हैं, राइट। तो उसमें समझौता कहाँ होगा, या पीस कहाँ होगी, या कहाँ सीज फायर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और उनने अभी ठान लिया है, बीच में सर ऐसी भी चीजें दिख रही थी कि अरब देशों का जो प्रेशर है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने तो कहा भी कि आप गाजा पर कब्जे की बात मत कीजिए, आप वहां पर सिर्फ हमास को नष्ट करने की बात कीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, जमीनी लड़ाई मत कीजिए। तो अमेरिका की तरफ से तो बयान आ रहे हैं एक प्रेशर के तहत ही। क्या वो प्रेशर अमेरिका महसूस नहीं कर रहा है? क्या वो प्रेशर इजराइल महसूस नहीं कर रहा है? देखिए जो भी हो, राइट, इनने जो करना है वो करना है। प्रेशर जहां से भी आता रहेगा, वो आज तक इसराइल ने किसी की बात नहीं सुनी है। ओके, वो जो उसके मन में आता है वो ही करता है, जो वो चाहता है, जो ठान लेता है वो ही करता है। और इसमें किसी की वो दखलगिरी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो शांति, एक तरफ उनको खाना दे रहा है अभी, उनको एड दे रहा है पैलेस्टीनियन को, और दूसरी तरफ से जाके वो हमला भी कर रहा है। कल उन्हें सफाया कर दिया है। इस वक्त वहां गाजा पट्टी में एकदम हड़बड़ मची हुई है। ओके, किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। कल रात को उन्हें पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जब हमला किया है। वो गए हैं, सुरंगें तबाह की है, कुछ लोगों, हमास के लोगों को मारा है। अभी कितने मरे हैं वो पता नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते बात बाहर आएगी। और ये इजी टास्क नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं, जल्दी नहीं रुकेगा, मेरे हिसाब से नहीं रुकेगा। क्यों कि यूरोप उनके इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है। अरब लोगों को जो करना है वो करते रहें। ये बात सुनेंगे नहीं। ठीक है सर, इसी बीच देखिए युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट ये कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज होता दिख रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि देखिए अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का लगातार जमीनी हमला चल रहा है। इसको आप कह लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक। एक तरीके से अलग अलग जो ठिकाने हैं हमास के, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो अस्पताल के नीचे हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पर हो जहां से रिहायशी इलाके पास हो, लेकिन उन सब जगहों पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस समय कंट्रोल हमास को करना है। किस तरह से वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं को रोकने की तैयारी इजराइल की है। और ये जमीनी ऑपरेशन एक तरीके से तेज होता हुआ मेजर जनरल सिवाज दिख रहा है। बिल्कुल, देखो अर्पिता, इसमें कोई शक नहीं, जब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा आप हमास का खात्मा नहीं कर सकते। कई बार कईयों ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना अंदर घुसे आप हमास को एक प्रकार से बिल्कुल खत्म कर दें, ये नामुमकिन है। इसलिए ये अलग बात है कि इजराइल सोच समझ के अंदर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसका रेजिस्टेंस खत्म करना है हमास का, इसकी जो फाइटिंग की कैपेबिलिटी उसको डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि ये समझें आप, टनल डिफेंसेस है, बहुत बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। वहां पर उनको डीजल की रिक्वायरमेंट है, उनके रडार काम करते हैं, उनके जनरेटर्स काम करते हैं। और यही जो अभी इजराइल ने किया है कि पूरा का पूरा सीज कर दिया है। फ्यूल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली नहीं है, किसी तरीके से उनको टनल डिफेंस से निकाल के उनको खत्म करना है। वो बड़े सिस्टमेटिकली जा रहा है। मुझे लगता है इजराइल सोच समझ के कर रहा है। और जिस प्रकार से अभी उसने ये कहा है कि पैलेस्टीन के जो सिविलियंस हैं उनको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओ, क्योंकि इनको हमास एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करेगा। मगर यह भी सच्चाई है, इस लड़ाई के अंदर हिजबुल्लाह पक्का आएगा। और ईरान के आने के साथ मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, जरा मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बार बार देखा जा रहा है ये जो वॉर है, इसमें कई बार इजराइल की तरफ से बता दिया जा रहा है कि देखिए आप ये इलाका खाली कर दीजिए, कुछ घंटों की मोहलत भी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि हम इन जगहों पर देखिए हमला करने वाले हैं। लेकिन बावजूद इसके हमास तो उन लोगों को ह्यूमन शील्ड बना ही रहा है, वो उनको जाने नहीं दे रहा है। आप अगर चेतावनी दे भी रहे हैं कि इस इलाके को खाली कर दीजिए और हमास के जो आतंकी हैं वो नहीं खाली होने दे रहे हैं, तो इजराइल फिर भी अपने ऑपरेशन को आगे रख रहा है। तो क्या मतलब इसका? अगर आप चेतावनी दे भी रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं है, जाने तो जा ही रही है। देखो, सच्चाई ये है कि ये तो वाकई बात है कि हमास उसको ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, मगर इजराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर सिविलियन कैजुअल्टी मिनिमम हो। और इसके बावजूद भी जो ऑपरेशन है वो बड़े ध्यान से कर रहा है। और ये सच्चाई है, ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि इसके अंदर ईरान जो है वो आने की कोशिश करेगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है वो मेडिटेरेनियन सी में लगे हुए हैं। ये लड़ाई जो है इसलिए लंबी चलेगी क्योंकि ये जो टनल डिफेंसेस हैं इनको ऊपर एकदम नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होस्टेजेस की। होस्टेजेस का क्या फ्यूचर है
ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है इजराइल के लिए। अगर इजराइल अंदर घुसता है और होस्टेजेस को हमास मारना स्टार्ट कर देता है तो फिर इजराइल बैक फुट पे आ जाएगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इराक और सीरिया के अंदर जो एक प्रकार से बेसिस है अमेरिका के, उनको भी एक प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है ये लड़ाई चलेगी लंबी, और इस पे अभी मेन जो ग्राउंड ऑपरेशन अभी नहीं हुआ, ये स्मॉल इंकर्शन हुए हैं, और जो स्पेशल फोर्सेज है इजराइल की वो अंदर घुस गई है। वो एक टारगेटेड किलिंग कर रही है। जो ये नेवी का हेड को मारा है वो स्पेशल फोर्सेज ने मारा इजराइल की ने। तो ये सच्चाई है कि आप धीरे धीरे जब आप उसको कॉर्डन कर लेंगे और फिर एक प्रकार से ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट होगा। मगर इजराइल ने मन बना लिया है हमास को बिल्कुल खत्म करके मारने का, इससे पहले वो कोई ट्रूस नहीं करेगा। कैप्टन कंसल, इजराइल की अपनी प्लानिंग है। अब हमास जो है, हमास अपने चेहरे को बदल रहा है। उसने जो 7 अक्टूबर को किया उसको बदलकर वो किस तरह लोगों का इलाज करा रहा है, लोगों को रिहा कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि देखिए हम सुलह की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये हमले इजराइल कर रहा है, क्या अब हमास ऐसा स्टैंड ले सकता है? क्या अपना वही 7 अक्टूबर वाला चेहरा फिर हमास दिखा सकता है, बर्बरता कर सकता है उन बंधकों के साथ इजराइल को रोकने के लिए? देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त उसका उद्देश्य अरब वर्ल्ड में और पूरे विश्व में सहानुभूति गेन करने का है, और उसकी तरफ वो कार्य कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है लोगों को खाना, पानी, चिकित्सा मुहैया कराए, और उसके द्वारा एक अपना बेनाइन फेस, एक ऐसा फेस जो दुनिया को लगे कि वो किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है, वो दुनिया को दिखाएं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 7 अक्टूबर को जो उन्होंने हमला किया वो बहुत ही भयानक हमला था, लेकिन उसके जो भी उद्देश्य थे हमास के, वो करीब करीब पूरे हो। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी, उन्होंने सैनिक रूप से इजराइल को एक बार दिखा दिया कि हाँ, हम इस तरीके से आक्रमण भी कर सकते हैं, जो उस टाइम तक मेरे ख्याल से इजराइल का जनमानस पिछले 50 साल में कभी ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहा था। तो अब ये सब कर दिया है, लेकिन दुनिया को जो दिखाने की कोशिश कर रहा है हमास, वो ये है कि हम जो है एक ह्यूमैनिटेरियन और एक हमारी जो वाजिब मांगे हैं वो पूरी हो। वो होस्टेजेस को लेकर होस्टेजेस को स्वैप करने की बात कर रहा है, और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमास का व्यक्ति कौन है और कौन नहीं है, ये बड़ा आसान नहीं होगा। अगर कल को हमास का लड़ाका हथियार छोड़कर आम आदमियों के साथ मिल जाए तो क्या, इजराइल की इंटेलिजेंस काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी कोई फूल प्रूफ इस बात का उत्तर देना कि ये हमास का लड़ाका है और ये हमास का लड़ाका नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होगा। और उत्तरी गाजा से जिस तरीके से इनको दक्षिणी गाजा की ओर भेजा जा रहा है, अगर इनको और ज्यादा पुश किया जाएगा तो ये करीब करीब पूरी ही जनसंख्या जो है मिस्र की सीमा के पास आ जाएगी। और मिस्र की सीमा अभी भी खुली नहीं है, वहां से रसद जरूर आ रही है, और मिस्र को लगता है कि इजराइल के इस आक्रमण का एक उद्देश्य ये है कि गाजा की जो जनसंख्या है उसको सिनाई में जाके बसा दिया जाए, और जिसके लिए इजिप्ट जो है तैयार नहीं है। तो अभी अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर हम काफी कुछ गतिविधियां देखेंगे। ये युद्ध लंबा चलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नेतन्याहू ऑलरेडी 90 दिन की बात कर रहे हैं, और ये भी हमें समझना चाहिए कि इसमें नेतन्याहू का राजनीतिक लाभ भी है, क्योंकि जिस तरीके से यह हमला हुआ और उससे पहले जो इजराइल की स्थिति थी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर है, और जब भी ये युद्ध खत्म होगा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने वाले हैं। तो उनके लिए भी ये बेहतर है कि जितना लंबा ये युद्ध चले, लोग उनकी जो गलतियां थी, उनकी जो खामियां थी, वो भी लोग थोड़ा धीरे धीरे भूल जाएंगे। साथ ही साथ हमास भी ये चाहेगा कि ये लंबा चले, जिससे कि और ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डेथ हो, जिससे कि अरब वर्ल्ड में और ज्यादा लोग जो है आक्रोश पैदा हो, और इजराइल के साथ जो लोगों ने दोस्ताना संबंध बनाए वो खत्म हो जाए, जो अरब राष्ट्रों में। ओरेन बेंजामिन, क्योंकि बात बार बार बंधकों की हो रही है, शायद इन्हीं बंधकों की वजह से इजराइल उस तरीके से हमला नहीं कर पा रहा है। इन्हीं बंधकों की वजह से एक सुलह का रास्ता थोड़ा बहुत दिखता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर इसको लेकर कितना प्रेशर है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहां पर जमीन पर हैं, क्या लोगों के बीच ये है कि जो बंधक हैं पहले आप उनको हटाइए, या इजराइल अपने इरादे पर पूरी तरीके से अडिग है, वो वैसे ही हमले जारी रखेगा अब हमास के आगे की जो भी स्ट्रैटेजी हो? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जो 220 बंधक जो हमास ने बंधक किए हैं वो गाजा में है, और उसमें सिर्फ इसराइली नहीं है, अलग देशों से भी नागरिक
वो बंधक है यहाँ पे। प्रेशर तो है कि उन्हें वो नागरिक कह रहे हैं कि उन्हें पहले बंधकों को छोड़ा जाए, और वही स्ट्रेटेजी जो इसराइल आर्मी आज यूज कर रही है कि ग्राउंड फोर्सेस जो आज गाजा की तरफ जा रहे हैं, जाने वाले हैं, वो तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। मगर और एक इशू आ रहा है कि जो नॉर्थ साइड से, जो नॉर्दर्न साइड से जो फिलिस्तीनी लोगों को कहा गया है कि साउथ साइड जाना है, वहां पर ऐसी खबर आई है, आईडीएफ का एक ऑफिशियल रिपोर्ट आया है कल, जो प्रेस में भी आया है, कि हमास वही फिलिस्तीनी लोगों को साउथ साइड जाने में रोक रहा है और वही गाड़ियों में भर भर के उन्हें नॉर्थ साइड भेज रहा है। तो एक 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 तरह से एक ह्यूमन शील्ड, कि उन्हें पता है। आप देख लीजिए कि जब से हमास ने इसराइल पर अटैक किया, तभी से अब तक हमास के लोग अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। और कौन मर रहा है? तो आम नागरिक। उन्होंने हर नागरिक को आगे कर दिया है, सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, बंकर्स में गए हैं, छुपे हैं, और इसराइल अटैक कर रहा है। अब इसराइल को अगर हमास को खत्म करना है तो बंकर्स को खत्म करना है। मगर ये स्ट्रेटेजी उन लोग का, हमास का है कि आम नागरिकों को आगे कर दिया तो वॉर रुक सकती है, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, और अगर कुछ होता है तो पूरी दुनिया को बताना है कि देखिए इसराइल ने इन आम नागरिकों को मारा है। सिंपल। ठीक है, ठीक है। और देखिए, इस बीच आप जो जिक्र भी कर रहे हैं, आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हांगरी ने कहा है कि गाजा में हम युद्ध के चरण में आगे बढ़ रहे हैं। कल रात आईडीएफ बलों ने उत्तरी गाजा पट्टी के क्षेत्र में प्रवेश किया और जमीन पर गतिविधि बढ़ा दी है। दर्शन सिंह नागी, क्योंकि देखिए ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, बार बार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका के कई बयान इसमें बीच बीच में आते हैं जिसमें कहा जाता है कि पहले रुक जाइए, अभी जमीनी हमला मत कीजिए। क्या ये केवल हाथी के दांत जैसे तो नहीं है, खाने के और दिखाने के कुछ और? जी बिल्कुल, अमेरिका का हमेशा पॉलिसी रही है गुड कॉप बैड कॉप। एक तरफ से वो कह देता है भाई आप ये मत करो, वो मत करो, दूसरी तरफ से थप्पड़ भी मार देता है, राइट। ये अमेरिकन पॉलिसी है और ये इसी तरह करते हैं। उनको पता है कि जब तक ये जंग चलेगी उनकी दुकान चलेगी, ठीक है। सामने कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या बात हो रही है इजराइल और अमेरिका और बाकी के यूरोपियन देशों की, वो किसी को नहीं पता है, राइट। अब तक इजराइल रुका पड़ा था, इतने दिन रुक लिया, उन्हें पूरी प्लानिंग कर ली, उनको पता लग गया सुरंगें कहाँ है, कहाँ हमला करना है, कौन सी बिल्डिंग पे करना है, और वही बिल्डिंग को वो तोड़ रहा है। और उसे अभी फिक्र नहीं है कि वो बिल्डिंग में पैलेस्टीनियन लोग हैं, यहाँ के हमास के लोग हैं। उन्हें ये पता है कि जब ये सुरंगें बंद हो जाएंगी तो वो लोग जो अंदर रह जाएंगे वो अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं होगा बाहर निकलने का। तो इसलिए दैट इज देयर स्ट्रेटेजी। एंड प्लस दूसरी बात ये है, आई मीन आपके पास दो बड़े काबिल आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं, टॉप ऑफिसर्स बैठे हैं। ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। या तो हो ना कि आर्मी सामने सामने लड़ रही है तो सामने सामने गोली चलती है, ये लोग छुप के आते हैं, वार करते हैं और भाग जाते हैं। यही बात अमेरिका के साथ वहां हुई थी वियतनाम में। वियतनाम में कभी अमेरिकन को पता नहीं चलता था कि कौन सिपाही है, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। वो आम लोग होते थे, तभी पता चलता था जब वो गन निकालते थे और किसी को मार देते। अभी ये चीज अभी सोचने वाली होगी इजराइल को कि जो लोग हमास वाले पैलेस्टीनियंस को वापस लेके आ रहे हैं, क्या उन्हीं में ये लोग अपने बगैर किसी यूनिफॉर्म के या बगैर किसी और कोई ऐसी चीज पहने या जिसे दिखावा हो कि ये हमास के लोग हैं, उन्हीं लोगों में, जनरल लोगों में ये आएंगे और जो भी इजरायली आएगा उसको मारेंगे। ये बहुत टैक्टिकल फाइट हो जाएगी और बहुत खतरनाक फाइट होगी। बिल्कुल। ये जो बात अभी उठ रही है, ये बहुत पहले भी, क्योंकि एक तरफ हर देश उस समय, ये क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, बीच का रास्ता हर बार निकाला गया। ये कहा गया कि आप अपने यहाँ पर भेजिए, बाकायदा नौकरी दीजिए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उन्हीं में से जासूस बन गए। सारी चीजें इजराइल को समझकर, इजराइल को देखकर, कैसे आपको कहां सुरंग बनानी है, ये सब उन्होंने कर लिया। तो अब इजराइल क्या कभी भी भरोसा आगे कर पाएगा? क्योंकि आप एक बार युद्ध होता है, युद्ध के बाद फिर सुलह की बात होती है, सुलह के बाद फिर हमास वैसे ही एक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि इजराइल अब पूरी तरीके से हमास को नष्ट करेगा? और हमास तो एक सोच है, क्या वो पूरी तरीके से नष्ट हो भी जाएगी? आज आप इनके कमांडर ढेर कर देंगे, कल फिर नए कमांडर बन जाएंगे। देखो अर्पिता, एक सच्चाई है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ है उससे पूरा ही एक प्रकार से चर्निंग इफेक्ट हो गया। अब वो दोबारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो इजराइल ने मन बनाया है
कि हमास को जड़ से खत्म करना है। और ये सच्चाई है कि 70 से 80 हजार के करीब जो पैलेस्टीन के लोग थे वो इजराइल के अंदर काम करने आते थे, और उन्होंने ही काफी हिसाब से जो 7 अक्टूबर को है उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन की है। तो ये सच्चाई है कि अब जो एक बार आपको ये चोट लगी है, इजराइल ये दोबारा गलती नहीं करेगा। मगर ये भी सच्चाई है कि जो अब युद्ध कर रहा है इजराइल बड़े सोच समझ के कर रहा है। उसको मालूम है कि टनल डिफेंस के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, ये मल्टी टियर है, एंटी टैंक डिफेंसिव भी उसने बढ़ा रखी है, और ये डिफेंडर को फायदा होता है, अटैकर को नुकसान है। मगर इसीलिए तो इजराइल इतनी जल्दी अंदर नहीं जा रहा। पहले वो सॉफ्टनिंग अप कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस कम कर रहा है। ये अलग बात है कि हमास जो है पैलेस्टाइन के जो सिविलियंस है उनको ह्यूमन शील्ड। सर मैं आपको रोक रही हूं, देखिए बीच बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव पर फिर बजा है हमले का सायरन, और लगातार ये सायरन बज रहे हैं क्योंकि लगातार हमले जो हैं वो हो रहे हैं। कल दागे गए थे 4 रॉकेट तेल अवीव में, और एक बार फिर से सायरन बजते हुए, यानी हमास भी पूरी तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमले कर रहा है। तेल अवीव में फिर हमले का सायरन बजा है हमास की ओर से, तेल अवीव पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। लेकिन इजराइल बार बार ये भी बता रहा है कि देखिए हमास जो है कई बार रॉकेट दाग रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा, वहीं हम उधर ही ब्लास्ट भी हो जा रही है जिससे खुद को नुकसान हो रहा है हमास को, और उसका इल्जाम वो इजराइल पर लगा देते हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं। मेजर जनरल सिवाज कंप्लीट कीजिए। अब बिल्कुल देखो, सच्चाई है कि हमास तो अब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वार भी लड़ रहा है, और ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अगर लंबी खिंचती है तो इसमें इसका हमास का भी फायदा, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे जैसे पैलेस्टाइन की सिविल कैजुअलिटी बढ़ेगी तो ये एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आक्रोश पैदा होगा और ये इकट्ठे होंगे। ये तो इजराइल को मालूम है, इसीलिए इजराइल ये सोच रहा है कि अगर अंदर घुसता है तो जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करे, पर इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने जो भी कार्रवाई कर रहा है ये यकीन करने की कोशिश कर रहा है कि वो पिन पॉइंट टारगेट को हिट करे जहां पर पक्का पता है कि यहां पर एक प्रकार हमास का हेडक्वार्टर है, और वो उसने इंटेलिजेंस प्राप्त कर ली है। और इसी प्रकार से उसने टनल डिफेंस के लिए कुछ एक पुख्ता ऐसे काम किए हैं कि अगर टनल डिफेंस में उनको लड़ना पड़े तो किस प्रकार से वो हमास के लोगों को बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि अंदर घुस के उनके साथ वार करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये सारी स्ट्रेटेजी मुझे लगता है इजराइल ने कर ली है। इजराइल को सबसे एक ही प्रॉब्लम है कि ये 220 से ज्यादा होस्टेजेस जो अभी हैं हमास के पास, इनका फ्यूचर क्या होगा कि एक बार प्रॉपर ग्राउंड ऑफेंसिव होगा। अगर वो उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो बैकफुट पे आ जाएगा इजराइल। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका वो एक प्रकार क्लियरिटी करना चाहते हैं, जिससे पहले वो मेन ऑफेंसिव के लिए हमास के अंदर बढ़े। और हिजबुल्ला को जो अगर एक प्रकार से वो टारगेट करेंगे, हिजबुल्ला का मालूम है कि हमास की तरह हिजबुल्ला भी बहुत पावरफुल है, ये दोनों प्रॉक्सी हैं ईरान की, और कहीं ना कहीं हौती रिबल जो यमन से हैं वो भी थोड़ा बहुत कुछ कार्रवाई करेंगे, बाकी कोई देश आएगा नहीं। ईरान जो है उसको अमेरिका के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं वो एक प्रकार से उसको बड़ी वार्निंग दे दी, अगर आप आएंगे तो आपका साथ हमें मालूम है क्या करना है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई एक रीजनल में रहेगी, ये इसी कंपार्टमेंट में रहेगी। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल अगर अंदर घुसने के बाद इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। ये समय बताएगा कि कैसे चीजें होंगी, और पैलेस्टाइन की अगर ज्यादा कैजुअलिटी होती है तो इट इज डिसएडवांटेज टू इजराइल एंड एडवांटेज टू हमास, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन पूरे वर्ल्ड के अंदर वो और सिंपैथी जो है वो शायद हमास और पैलेस्टाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमास और पैलेस्टाइन के अंदर फर्क नहीं कर पा रहा है, जबकि फर्क होना चाहिए। हमास रिप्रेजेंट नहीं करता पैलेस्टाइन को, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया है वो निंदनीय है, वो समझना चाहिए। और वो एक प्रकार पैलेस्टाइन का कोई वफादार नहीं है, उनको वो एक ह्यूमन शील्ड की तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जारी है जो हाफा बॉर्डर से, अब किसको पता वो कितनी सिविलियंस को जा रही है और कितना हमास उसका इस्तेमाल खुद कर रहा है। इसीलिए वो बार बार फ्यूल की बात कर रहा है, आप फ्यूल दे दो तो हम आपके 50 होस्टेजेस छोड़ देंगे। उसकी वजह यही है क्योंकि फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी जो जनरेटर के लिए, उसके जो वेपन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, उनके रडार को ऑपरेट करने के। तो मुझे लगता है कि जो हमास है वो भी अपनी चालाकी से सारा कुछ कार्रवाई कर रहा है। वो एक सिंपैथी लेना चाहता है, पैलेस्टाइन को ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहता है, हिजबुल्ला को भी वो एक प्रकार से उकसा रहा है कि किसी प्रकार से वो भी लड़ाई के अंदर आ जाए और उससे उसका काम आसान हो जाए। तो ये समय बताएगा, मगर मुझे लगता है इजराइल
बड़े सोच समझ कर चल रहा है। जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर पाएगा तब तक वो मानने वाला नहीं, वो अमेरिका की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि अब वो 7 अक्टूबर दोबारा नहीं करने देगा। कैप्टन बंसल, यहाँ पर दो सवाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जो उसके जवाब चाह रही हूँ। एक तरफ सिंपैथी गेन की कोशिश हमास की है, आपको लगता है अगर वो ऐसे ही उन बंधकों को मारने लग गया तो वो सिंपैथी चली जाएगी, क्योंकि फिर आप भी बर्बरता करेंगे तो वो चीज तो खत्म, यानी आप उसका बेनिफिट तो नहीं उठा सकते। क्या हमास वो करेगा? एक सवाल। दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें जो इजराइल में दिख रही हैं, जिस तरह से ये हमला हो रहा है, अमेरिका हालांकि सपोर्ट कर रहा है लेकिन इजराइल चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। आप जवाब जो उनके सपोर्ट में है, इजराइल के सपोर्ट में है, इजराइल खुद क्या इस युद्ध को इतने आगे खींच सकते हैं? अमेरिका की अगर बात करें, वो आप सपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन उधर रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, आप उधर भी इंगेज हो, आपके सामने ये अलग चीज आ गई है फ्रंट पे। क्या वो इतने स्ट्रांग है कि इसको खींचने देंगे और उतने दिन ये सर्वाइव कर पाएंगे, या इनको बहुत दिक्कत नहीं होगी? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर वो बंधकों को मारते हैं तो दुनिया की सहानुभूति उनके खिलाफ जाएगी। पर हमास एक चालाकी कर सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि 50 बंधक ऑलरेडी मर चुके हैं क्योंकि इजराइल के हमलों। अब ये कौन पता करेगा कि वो बंधक इजराइल के हमलों में मरे हैं कि या उन्हें हमास ने मारा है? तो इस तरीके से भी वो दबाव पैदा कर सकता है। दूसरी चीज ये है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमास का प्रमुख उद्देश्य जो था इस हमले का, वो ये था कि जिस तरीके से अरब विश्व में इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही थी उसको रोका जाए, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को ने संबंध स्थापित कर लिए थे, जॉर्डन और मिस्र के पहले ही संबंध थे इजराइल के साथ, और सऊदी अरब संबंध स्थापित करने जा रहा था। तो उसके इस हमले से ये जो कदम है काफी हद तक रुक गए हैं, क्योंकि इन देशों में अब सवाल उठ रहा है कि क्या हमें इजराइल के साथ संबंध करने चाहिए। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितना ये हमला बढ़ता जाएगा इजराइल उतना ही। ठीक है सर, रोक रही हूँ। देखिए, युद्ध से जुड़ी एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल से हमला हुआ है, यानी देखिए इस समय हम बात कर रहे हैं लेकिन उधर हमले पे हमले हो रहे हैं। लेबनान की ओर से एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया है। जैसा जिक्र मैं कर रही थी कि इजराइल के सामने सिर्फ एक हमास नहीं है, आप चौतरफा घिर रहे हैं और इजराइल के सामने चुनौती भी देखिए यही है, सुरंग की चुनौती है। वहां कितने आतंकी हैं, कौन फिलिस्तीन के लोग हैं, आप वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इजराइल के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अमेरिका सपोर्ट जरूर कर रहा है लेकिन अमेरिका के सामने भी चुनौती है कि भाई अरब देश लगातार आंख करेर रहे हैं, ऐसी बातें कहते रहे। अमेरिका भी बीच बचाव में आ रहा है और ये कह रहा है रुक जाइए, हमास पर पूरी तरीके से गाजा पर आपको कब्जा नहीं करना है, आप सिर्फ वहां हमास को नष्ट कीजिए। इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन ये क्या संकेत देते हैं? जरा कैप्टन बंसल आप इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो उत्तरी इजराइल पे हमला हो रहा है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा। अगर हिजबुल्लाह को ऐसा करना होता तो वो कर चुका होता। हिजबुल्लाह एक सिंबॉलिक अटैक करता रहेगा, और हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान का प्रभाव काफी ज्यादा है। जैसे कि अन्य लोग बोल रहे थे, हमास के ऊपर ईरान का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है जितना कि कई लोग विश्वास करते हैं। पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि वैचारिक रूप से हमास और ईरान विभिन्न विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। हमास सुन्नी आउटफिट है, जबकि हिजबुल्लाह और ईरान शियाइट आउटफिट्स हैं, उसी तरीके से हुतीज भी हैं। तो ये समझना चाहिए। तो लेकिन हो क्या रहा है कि इस हिंसा के कारण ईरान के जो समर्थक थे वो भी उसके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। ये जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया, आपने देखा, ये जॉर्डन लेके आया प्रस्ताव, और मिस्र जो इजराइल के सबसे क्लोज फ्रेंड्स है, वो भी अब धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। और अमेरिका के अंदर भी एक काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अब इजराइल का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए किसी भी राष्ट्रपति के लिए संसद से अब उस तरीके की सहायता इजराइल के लिए मुहैया कराना मुश्किल हो जाएगी अगर इस तरीके की हिंसा चलती रही जिस तरीके की अभी तक प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एक समस्याएं हैं और इजराइल को ये समझना पड़ेगा कि हमेशा इस तरीके की स्थिति नहीं चल सकती। तो किसी ना किसी स्टेज पर इजराइल को समझौता करना पड़ेगा। जो कैंप डेविड समझौता हुआ था उसके अंतर्गत एक लास्टिंग पीस की बात की थी। दुर्भाग्य से इजराइल ने भी उसके ऊपर अमल नहीं किया और गाजा पर हमास को आधिपत्य देकर उन्होंने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को काफी वीक किया। और अभी तक वो है, जो भी कमिटमेंट था वो इसलिए नहीं पूरा किया गया क्योंकि वेस्ट बैंक में डिफरेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन था और गाजा में कोई और राज्य कर रहा था।
लेकिन सर मैं अब एक छोटी सी चीज जरा विदेश नीति पर समझना चाहूंगी। भारत की विदेश नीति पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक उसको अगर परिदृश्य में देखें, आप एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर क्या देखते हैं भारत की जो नीति है, खासतौर इस पूरे मामले में जो विचार भारत ने रखे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के सब संबंध जो है इजराइल से बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ हम फिलिस्तीनी जनमानस के अधिकारों के भी समर्थन, और इसीलिए हमने एब्सटेन किया है। और इसमें सिर्फ भारत ने एब्सटेन नहीं किया, अगर आप देखें यूके ने भी एब्सटेन किया है।